हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो हमारे क्लास 12th अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज का पूरा लेक्चर बच्चों हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहेगा क्योंकि आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। आज पूरा का पूरा बेस कवर हो जाएगा और आप इस चैप्टर के बेस को अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स जो होंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अब हमारा कोर्स बिल्कुल सही पेस पर चल रहा है। आई होप आप भी हमारे साथ बिल्कुल रेगुलर पढ़ रहे होंगे, कोई भी बैकलॉग आप अभी तक नहीं रख रहे होंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। बाकी मैंने नीचे लिंक दे रखा है हमारे संकल्प बैच का जिसकी फीस मात्र 99 रुपए है, जिसके अंदर आप हमारे पूरे साल भर का एक्सेस ले सकते हैं। सारे के सारे हमारे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट पेपर्स, वर्कशीट्स उसके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपलोड होते रहते हैं ताकि आप अपने पूरे साल की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। बाकी वीडियो लेक्चर्स आप हमारे इसी चैनल पर रेगुलरली फॉलो करते रहना। चैनल का नाम याद रखना है, सीए पराग गुप्ता। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना चैप्टर। तो आप भी मेरे साथ रजिस्टर में हेडिंग डालना अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। और आज हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये शब्द लिखते ही दिमाग में एक पिक्चर आती है कि भाई क्या हो रहा है। तो सर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि मान लेते हैं एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि एक पार्टनर, मान लेते हैं सी, वो हमारी फर्म को क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। तो बस जैसे ही कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो हम इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में हमको बस ये सीखना है कि अगर पार्टनर हमें छोड़कर जाएगा तो क्या होगा। तो आप इसको छोटी सी ड्राइंग बनाकर लिख सकते हो। जब फर्म से कोई पार्टनर चला जाता है तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ही मानते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, पूरे चैप्टर में कोई ना कोई पार्टनर हमें छोड़कर चला जाएगा। ये है हमारा चैप्टर। चलो तो मैं आपको बताता हूं कि पार्टनर जो है वो जब हमें छोड़कर जाता है तो क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उस पर हमें इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन करना है कि आखिर ये चैप्टर इसमें क्या रहने वाला है। चलो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बेसिक कि पार्टनर जब रिटायर होता है तो ये आप मेरे साथ लिखना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स पार्टनर ceases to be a partner of the firm। इसका मतलब होता है कि रिटायरमेंट का मतलब है कि जब एक पार्टनर पार्टनर नहीं रहता। सर क्या मतलब? सीजेस का मतलब, सीजेस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को खत्म कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो सीजेस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि पार्टनर जो है वो अब फर्म का पार्टनर ही नहीं रहा। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि वो फर्म छोड़कर जा चुका है। तो ये रिटायरमेंट की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन होती है जिसको हम कह सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब यहां पर दो चीजें हमारे समझने के लिए जरूरी होती हैं, तो आप भी दो बाइफरकेशन करना। पहला तो होता है कि पार्टनर रिटायर हो कैसे सकता है ना? तो बच्चा कहता है सर हो कैसे सकता है? पार्टनर का मन करेगा तो हो जाएगा रिटायर, इसमें क्या दिक्कत है? हमें फर्म छोड़ के जानी है तो हम फर्म को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली 1 नंबर के लिए हमसे कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए पार्टनर में रिटायर, वो कैसे रिटायर हो सकता है। तो आप लिखना छोटे छोटे पॉइंट्स। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, तो कभी कभी तो देखो क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, पहले से ही लिखा होता है कि 1 अप्रैल 2026 को ये पार्टनर हमें छोड़कर चला जाएगा, तो हम पहले से ही एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूसरी बिंदी डाल के, इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री। अब कभी कभी क्या होता है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता तो पार्टनर कहता है मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, तो बाकी सारे पार्टनर्स फिर कहते हैं चलो ठीक है हम एग्री करते हैं, तुम छोड़कर चले जाओ, तो भी फिर वो छोड़कर जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ही he gives his consent in writing।
अब कभी कभी वो राइटिंग में भी अपनी लिखित तौर पर कंसेंट दे देता है, वो ना लिखकर एक चिट्ठी दे देता है फर्म को, कहता है मैं फर्म छोड़ना चाहता हूं। तो बस अगर वो मना कर देता है खुद ही, तो फिर कौन रोक सकता है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है, या तो एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो, या फिर सभी जने एग्री कर जाएं, या फिर लिखित तौर पर वो दे दे, रिटर्न में दे दे, तो फिर वो छोड़कर जा सकता है। तो बहुत ही छोटा सा ये 1 नंबर में पूछ लेता है। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर होता है कि जो पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, क्या उसकी कोई लाइबिलिटी भी होती है, यानी लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो अब देखो, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। मान लेते हैं एक पार्टनर रिटायर हो गया, वो हमें छोड़कर चला गया किसी भी पर्टिकुलर डेट पर। तो जो भी काम उसने रिटायरमेंट की डेट से पहले करे होंगे, वो उन सब कामों के लिए लायबल रहेगा। तो मान लेते हैं जब तक वो पार्टनर था फर्म में, और फर्म ने कोई भी काम करा, तो उन कामों के लिए वो पार्टनर भी लायबल रहेगा। अब यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कैची पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब जब वो रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद जो भी काम है, फर्म ने अगर कुछ भी करा, तो क्या वो उसके लिए भी लायबल रहेगा? तो वैसे तो आंसर है नहीं सर, फिर वो क्यों लायबल रहेगा? अगर उसने फर्म छोड़ दी और उसके छोड़ने के बाद फर्म ने कोई लोन लिया, फर्म ने कुछ भी करा, तो उसका जिम्मेदार वो पार्टनर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो फर्म छोड़ चुका। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, ये बात ध्यान रखनी है, अगर वो क्या नहीं देता, पब्लिक नोटिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आप फर्म से रिटायर होते हो या कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, तो फिर फर्म उसके बाद के कामों के लिए भी उसको लायबल मान सकती है। यानी कि सोचो, ऐसा इमेजिन करो, बड़ा कितना अटपटा सा लगेगा सुनने सोचने में, कि आप एक फर्म में पार्टनर थे और आपने वो फर्म छोड़ दी, और आपके छोड़ने के बाद फर्म ने कोई लोन लिया या कुछ भी करा, और सोचो उस लोन के लिए भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। तो आप कहोगे अरे मुझे क्यों लायबल ठहरा रहे हो, मैंने तो फर्म छोड़ दी। लेकिन कानून कहेगा कि भाई तुमने पब्लिक नोटिस दिया क्या? तो आप कहोगे अरे मैं तो भूल ही गया। तो फिर कानून कहेगा नहीं, फिर आपको लायबल माना जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई आप लायबल रहोगे अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते। पब्लिक नोटिस दे दोगे तो फिर आप बाद के कामों के लिए लायबल नहीं रहोगे। तो इट्स बेटर कि जैसे ही पार्टनर रिटायर हो, वो क्या दे दे, पब्लिक नोटिस दे दे। चलो, तो ये बेसिक थ्योरी होती है बच्चों, जो हमसे रिटायरमेंट में पूछ लेता है। ये 1 नंबर में इतनी सी बातें आ जाती हैं कि रिटायरमेंट को हम क्या मानते हैं। तो रिटायरमेंट भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, और एक पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है। छोड़कर वो कैसे जा सकता है? ऐसे जा सकता है, और छोड़ने के बाद उसकी लाइबिलिटी भी रहती है, पब्लिक नोटिस उसको देना अनिवार्य है। अगर वो पब्लिक नोटिस देना भूल गया, तो फिर उसके रिटायर होने के बाद के कामों के लिए भी वो लायबल रहेगा। चलो, अब हम ऐसा करते हैं इस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं। आपको मैं बताता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। मतलब पूरा चैप्टर, कई बार बच्चे डरते हैं इस चैप्टर को लेकर कि सर ये चैप्टर पता नहीं कितना बड़ा है, क्या होगा। तो इस पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन लिखवा देता हूं आपको कि हमें इसमें क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सीखना है। एक टॉपिक तो ये होता है। तो ये तो टॉपिक अभी हम थोड़ी देर में ही कवर कर लेंगे, सीख जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होता है। फिर दूसरा इसमें हमें एक सीखना होता है कि हमारी जो गुडविल होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट हमें पढ़ना होता है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होता है वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, या जिसमें हमें फ्री रिजर्व्स, या जिसमें हमें फिक्टिशियस एसेट्स, या जिसमें हमें दो हमारे जो मटके थे। अब देखो, जो नया बच्चा है उसको पता ही नहीं होगा हम मटके किसको बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबके ट्रीटमेंट्स कवर करने हैं। उसके बाद नंबर 4, हमें जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है, ये भी हम सीख जाएंगे। और इसके अलावा हमें रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना होता है, ये एक न्यू टॉपिक है,
ये भी हम फिर बाद में कवर करेंगे। और उसके बाद 6th में तो हमको कैपिटल एडजस्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट बनाने होते हैं, अगर क्वेश्चन बोलता है तो फिर पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर का ब्रेकडाउन है। तो आप इसको नोट कर सकते हो सो दैट आपको भी पता रहेगा कि यार जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो किस किस फ्लो में चैप्टर हमको पढ़ना रहेगा। लेकिन आज मेरा टारगेट है कि मैं आपको 3 टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, 3 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे? हाँ, तो सोचो 3 टॉपिक्स हमारे आज ही कवर हो जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक डालते हैं और इसको नाम देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहला टॉपिक तो अभी 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट चैप्टर में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं क्या बताऊं, बस 2 ही बातें होती हैं, तो आप 2 बाइफर्केशन करना। देखो 90% क्वेश्चन में तो इफ नथिंग इज गिवन, क्वेश्चन कुछ भी नहीं देता। सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं देता, इसका क्या मतलब है सर कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं देता? तो मान लेते हैं ऐसे लिखा होगा एबीसी आर 3:2:1 पार्टनर्स, ठीक है। और क्वेश्चन कह देगा बी रिटायर्स, बी हमें छोड़कर चला गया। तो क्वेश्चन कहेगा फाइंड न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। बस। तो 90% क्वेश्चन तो ये होते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि भाई ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, मतलब वो मैं लिख नहीं सकता कि क्या हुआ। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाता है। कभी कह देगा बी रिटायर हो गया और उसका शेयर ए ने ले लिया, कभी कह देगा बी रिटायर हो गया उसका शेयर सी ने ले लिया, कभी कह देगा बी रिटायर हो गया उसका शेयर दोनों ने ले लिया बराबर बराबर, कभी कह देगा बी रिटायर हो गया उसका शेयर दोनों ने ले लिया 2:1 में। तो कभी कभी ना क्वेश्चन कुछ भी कह देता है। तो वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसी क्वेश्चन में खुद ही पढ़ पढ़ के सीख जाएंगे कि क्या कह रहा है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके नीचे तो आप लिख लो बस कि अगर क्वेश्चन कुछ भी कहेगा तो हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि उतना तो दिमाग हमारे पास है ही कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हम कर लेंगे। लेकिन पहला केस जो होता है, जो 90% क्वेश्चन में आता है, तो क्या करना है वो सीखते हैं। कि क्वेश्चन कह देगा भाई एबीसी तो पार्टनर्स हैं 3:2:1 और बी रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन कहेगा बताओ भाई नया रेशियो बताओ। तो देखो कैसे करना है सॉल्व, बहुत ही आसान है बच्चों। चलो सॉल्व करने से पहले वीडियो लाइक कर दी, चैनल सब्सक्राइब कर दिया और नीचे कमेंट कर दिया हाँ सर कर दिया, तो सिखाता हूं। तो देखो आप क्या करो, ऐसे लिख लो, बहुत आसान होता है। एबीसी क्या रेशियो दे रखा है 3:2:1। अब क्वेश्चन जिस भी पार्टनर को रिटायर करे उस पर गोला बना लो। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा बी रिटायर हो गया, तो जब भी कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा तो उस पर क्या बना लो, एक गोला बना लो। तो इससे याद रहता है कि अच्छा ये छोड़ के जा रहा है। और उसको काट दो। अरे सर उसको काट दो, हाँ छोड़कर चला गया ना तो उसको काट दो बस। तो अब अपने आप दोनों आंसर आ जाएंगे। तो नया रेशियो ए और सी का क्या बच गया 3:1। और मजेदार बात कि गेनिंग रेशियो भी ए और सी का जो आएगा आंसर वो क्या होता है 3:1। तो कितना इजी हो गया। तो हमें बस सिंपल ये करना होता है रिटायरमेंट में। सोचो, वाह सर वाह, पहला टॉपिक खत्म, पहला टॉपिक खत्म। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या कर देगा, या तो कोई रेशियो अलग दे देगा और कभी कह देगा सी रिटायर। तो अगर क्वेश्चन कहेगा सी रिटायर तो सी को काट देना गोला लगा के। कभी क्वेश्चन कह देगा ए रिटायर तो ए को गोला बना के काट देना। तो क्वेश्चन जिसको भी बोले रिटायर तो उसको गोला बनाकर काट देना। अपने आप जो बच गया वो आंसर हो जाएगा न्यू रेशियो का भी और गेनिंग रेशियो का भी। चलो तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, मुबारक। तो पहला टॉपिक फिनिश। उसके बाद सेकंड टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया और सीख लिया और समझ लिया अच्छे से, जो मैं 100% श्योर हूं कि आप समझ जाओगे अभी के अभी, मेरा प्रॉमिस है, तो बस समझ लो कि आपका पूरा चैप्टर का आपने मेन काम सीख लिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें 3 पॉइंट सिखाऊंगा। पहला पॉइंट क्योंकि सेम और सिंपल हमने पहले भी कवर कर रखा है, तो जस्ट वो फटाफट से लिख लेते हैं। जितनी फास्ट लिख सकते हो उतनी फास्ट लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट तो होता है एग्जिस्टिंग गुडविल को लेकर। अब सोचो एग्जिस्टिंग गुडविल आप पिछले 3 चैप्टर से पढ़ते देखते आ रहे हो।
तो एग्जिस्टिंग गुडविल की तो आपको बस सिंपल सी वही सेम जर्नल एंट्री करनी है जो पहले भी करी थी, यानी कि इसको राइट ऑफ करना है ना। इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और इसको राइट ऑफ किसके बीच में करते हैं हमेशा, बस ये याद रखना, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे उनके ओल्ड रेशियो में। तो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में हम एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हमेशा जैसे ही देखो ना पार्टनरशिप में, जैसे ही एग्जिस्टिंग गुडविल नजर आए उसको उड़ाओ बैलेंस शीट से, करो राइट ऑफ, गया खत्म। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, अब ये तो बैलेंस शीट में नहीं होती, ये तो हमको कहां दे रखी होती है, ये तो हमको नीचे एडजस्टमेंट में लिखी भी दे रखी होती है। ये तो ऐसे लिखा होगा, जैसे लिख देता हूं डेमो के तौर पर, ये तो ऐसा लिखा होगा, मान लो लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000, ये लिखा है। तो सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखो बहुत ही सिंपल, वही एग्जांपल ले लेता हूं। 3 पार्टनर्स थे, 3:2:1, और बी हमें छोड़कर जा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा एक फनी इमेजिन स्टोरी की तरह देखो, देखो बी हमें छोड़कर जा रहा है, तो पीछे से बैकग्राउंड गाना चल रहा है, बी कह रहा है अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जो भी है वो गाना आप गा लो। तो बी हमें छोड़कर चला जाता है, बी कहता है मैं जा रहा हूं, तो बी तो चला गया हमें छोड़कर, लेकिन बी कहता है कि भाई मुझे, क्योंकि मैंने इतने साल मेहनत करी है, तो मुझे गुडविल में मेरा शेयर चाहिए। तो बी कहता है मुझे गुडविल में मेरा शेयर चाहिए, तो वो फर्म से कहता है, तो फर्म कहती है हाँ भाई बी तुम तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो फर्म क्या करती है, इसका ना गुडविल में शेयर निकालती है। अब जैसे गुडविल कितनी थी 60,000, और बी का शेयर कितना था, अगर हम देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2/6। तो फर्म कहती है बी से कि बी तुमने ना सही कह रहे हो, तुमने बहुत मेहनत करी है, तो हम तुम्हें गुडविल का शेयर दे देंगे। तो अगर गुडविल 60,000 है फर्म की, तो बी का शेयर बन गया 2/6 यानी 20,000 रुपए। तो अब देखो इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर हमें किसी भी पार्टनर को पैसा देना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल जो भी होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले बस ये कसम खाओ कि गुडविल के लिए, ये सबसे पहले कसम खाओ कि सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे, बस ये कसम खाओ। अच्छा नहीं, कसम वसम छोड़ो, आपको नीचे कमेंट करना है, आज बस एक ही कमेंट करना है और कोई भी कमेंट नहीं करना। नीचे टाइम स्टैम्प डालो 18 मिनट 02 सेकेंड, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो, 18 मिनट 02 सेकेंड। अब जितने बच्चों का कमेंट आएगा मैं उतने को ही मानूंगा कि उन्होंने पढ़ाई करी है, बाकी बच्चे सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। 18 मिनट 02 सेकेंड, और नीचे कमेंट में लिखो, अच्छा सा बड़ा सा कमेंट लिखना है कि रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल में सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालकर उसको क्रेडिट करेंगे। बस ये कसम खा के लिख लो, तो मैं भी सेफ और आप भी सेफ, बस ये सबसे मेन काम, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं सोचना, उसके बाद वही जर्नल एंट्री है जो हमने पहले भी लिख रखी है, वही रिपीट करूंगा। अब जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स जो भी होंगे उनको डेबिट कर देंगे। तो आमतौर पर ए होगा या आमतौर पर सी होगा, है ना। और अगर बाय चांस कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ, बाय चांस कभी कभी हो सकता है कि ए सैक्रिफाइस करने लगे, है ना भाई, रेशो बदल जाता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, देखो हमें तो नहीं पता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, देखो। तो अगर कोई सैक्रिफाइस करने लगे तो उसको क्रेडिट कर देना। तो बस आपको ये एंट्री करनी है, तो ये एंट्री नोट कर लो, और कसम जो खाई उसको ध्यान रखना, अगर कसम भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा। तो बस ये गुडविल की एंट्री आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसको लिख दो, ताकि टेंशन ही खत्म हो गई बस। उसके बाद तो वही एंट्री बची हुई लिखनी है जो हमने पहले भी लिख रखी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दो, वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे बस। चलो सर मजा आ गया सर, ये तो कमाल ही हो गया सर। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए ये वाली एंट्री कर ली। अब थर्ड पॉइंट और होता है इसमें लास्ट,
फिर गुडविल खत्म। थर्ड पॉइंट में होता है हिडन गुडविल। अरे सर यही मुश्किल लगता है सर, एडमिशन में भी था तो भी हमको मुश्किल लगता था, अब ये इसमें भी आ गया। तो मुश्किल नहीं है, वो तो आप रटते हो इसलिए मुश्किल है। चलो आज मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, ऐसे सिखाऊंगा, मेरा प्रॉमिस है आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपका आंसर अपने आप अंदर से निकलेगा, प्रॉमिस, पक्का। अगर नहीं निकला तो कल से वीडियोस बंद कर दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस है। चलो तो आओ आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। तो देखो, एक पार्टनरशिप फर्म में ए भी था, बी भी था और सी भी था। अब बी तो हमें छोड़कर चला गया, है ना। तो फर्म जो होती है वो क्या करती है, बी छोड़कर चला गया, फर्म उसका पूरा हिसाब बनाती है, कहती है बी भाई तुम्हारी कैपिटल कितनी थी, बी कहता है 10,000। भाई तुम्हारे गुडविल में कितना शेयर था, बी कहता है 3,000। नहीं गुडविल नहीं, सॉरी, चलो वो मान लो, अच्छा गुडविल तो क्योंकि है नहीं ना, वो मान लो कि भाई तुम्हारा रीवैल्यूएशन में कितना गेन था, वो कहता है जी 3,000। फर्म कहती है अच्छा तुम्हारा रिजर्व में कितना शेयर था, ये कहता है जी 2,000। तो इस तरह कर करके उसका पूरा हिसाब बन जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट पेबल। तो बी फाइनली कहता है फर्म से कि भैया मेरा पूरा हिसाब बन गया और 20,000 रुपए चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट पेबल। तो फर्म कहती है ठीक है भी, खड़े रहो 1 मिनट वहां पर, अभी जरा हम अलमारी से पैसे निकाल के ला रहे हैं। तो इधर फर्म ने अपना पैसे निकालने शुरू करे अलमारी से, और ये निकाले पूरे 25,000 रुपए। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ, कितने रुपए निकाले, 25,000 रुपए। और बी को कहा बी हम तुम्हें ये लो 25,000 रुपए दे रहे हैं। ओ माई गॉड सर, बी तो खाली 20,000 मांग रहा है, तो 25 क्यों दे रहे हो, बच्चा कूद रहा है अपनी सीट पे बैठ के, कह रहा है सर बी तो सिर्फ 20,000 रुपए मांग रहा है, लेकिन फर्म उसको 25,000 क्यों दे रही है। बस दे रही है, मान लो फर्म का दिमाग खराब है तो दे रही है, उसको अच्छा लग रहा है, बी कह रहा है भाई बी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बी पार्टनर ने 15 साल से हमारे यहाँ काम करा है, तो भाई हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वो चाहे 20 मांग रहा है लेकिन हम तो 25 देंगे, है ना। तो आप बुआ जी के जब घर जाते हो तो बुआ जी कहती है नहीं 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 भाई हम तो 500 रुपए तुम्हें देंगे देंगे, तुम चाहे जितना मर्जी मना करते रहो। तो बी तो कह रहा है मेरे को 20,000 रुपए दे दो, लेकिन फर्म कह रही है नहीं 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 बी, तुमने बहुत मेहनत करी है, हम तुम्हें 25,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो ये कहानी बन गई। चलो अब क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन देखो क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि हमने बी को 25,000 रुपए दिए, है ना। क्वेश्चन ये कहेगा टोटल अमाउंट पेड टू हिम, और क्वेश्चन कहेगा लेकिन जो अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू टू बी वो 20,000 था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बताओ हमने बी को गुडविल का कितना शेयर दिया। तो खुद अंदर से आंसर निकलना चाहिए। अब देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, अंदर से आंसर निकलना चाहिए बिना रटे। क्वेश्चन कहेगा कि भाई हमने 25,000 रुपए बी को दिए जबकि उसका अमाउंट ड्यू था 20,000। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ आपने उसको गुडविल का शेयर कितना दिया। तो अंदर से क्या आंसर निकल रहा है, तो सबके अंदर से निकल रहा है ना 5,000। तो बस, तो एक तरह से अब ये फॉर्मूला क्या बन गया कि रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, हिडन गुडविल कैसे फाइंड कर लेते हैं कि भाई हमने उसको टोटल कितने रुपए दिए 25,000, लेकिन देने कितने चाहिए थे 20,000। तो इसका मतलब हम उसको 5,000, पता है क्यों दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बताओ क्यों दे रहे हो आप बी को 5,000 एक्स्ट्रा। आप उसको गुडविल का शेयर मान रहे हो, कह रहे हो बी तुमने बहुत मेहनत करी थी, ये लो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हमारी तरफ से इनाम रखो। तो ये इनाम विनाम कुछ नहीं है, एक तरह से ये रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा माना जाता है एक तरह से। तो बस इसी को नाम दे दिया हिडन गुडविल, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे फॉर्मूला रटते रहते हैं, उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं तो मुश्किल है। लेकिन अगर जिसको लॉजिक क्लियर होगा तो उसको फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा। तो बस, तो ये हो गया हिडन गुडविल। तो कितना इजी है देखो, है ना।
तो 2 टॉपिक देखो खत्म हो गए। तो गुडविल में तो पूरे चैप्टर में भी कुछ नहीं है, अगर इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो मूछे मुंडवा लूंगा, ये मेरा वादा है। तो गुडविल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पक्का प्रॉमिस। तो 2 टॉपिक देखो खत्म हो गए। और तीसरा टॉपिक हमको यहीं खत्म करना है। यहीं खत्म करने का मतलब है रिवैल्यूएशन, फ्री रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट और WCR IFR। तो देखो अब इसमें बताए कौन से बच्चे फंसेंगे, जिन्होंने पहले ढंग से नहीं पढ़ रखा। तो बच्चा मन में सोच रहा है वो तो मैं हूं, तो बस तुम फंस गए। क्यों सर, मैं क्यों फंस गया? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना वो हम पहले सीख चुके, फ्री रिजर्व जिसको हम चॉकलेट बोलते हैं वो हम पहले सीख चुके, फिक्टिशियस एसेट जिसको हम कूड़ा बोलते हैं वो हम पहले सीख चुके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और WCR जिनको हम मटका बोलते हैं वो हम पहले सीख चुके। तो सर क्या हम सब कुछ पहले सीख चुके? हाँ। तो इस चैप्टर में भी हमें इसमें कुछ भी अलग नया नहीं करना। तो थर्ड टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि हमें इसमें कुछ भी अलग नहीं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे एडमिशन में बनाया था, फ्री रिजर्व का भी वही करना है जैसे एडमिशन में करा था। यानी इन सब चीजों में, चाहे रिवैल्यूएशन में गेन हो या लॉस हो या रिजर्व हो या फिक्टिशियस एसेट हो, हमें क्या करना है इन सब चीजों का? सर क्या करना है? हमें इन सब चीजों को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। बस खत्म। तो कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी अलग नहीं करना। तो जो पिछले चैप्टर में करा वही सेम करना है। तो बस मजे आ गए। और WCR IFR में भी कुछ भी अलग नहीं करना, उसके भी सेम ट्रीटमेंट है जो हमने पहले ऑलरेडी कर रखे। तो देख लो, अब आप देखो मेरा काम तो फिनिश। तो भैया मजे आ गए सर, आज तो बहुत मजा आ गया। तो 3 टॉपिक्स खत्म कर लिए सर। तो बस क्या सीखा आज हमने, देखो कसम खाओ क्या सीखा। और मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर अभी तो मैंने करवाया नहीं है क्वेश्चन, आपको बुक से सॉल्व वाले इलस्ट्रेशन देखने हो तो अब देख लो इन तीनों टॉपिक के। अब आप रेशियो निकाल लेना चाहें पूरे चैप्टर के, गुडविल के ट्रीटमेंट कर लेना चाहें पूरे चैप्टर के, और थर्ड टॉपिक तो सेम ही है। तो बस हो गया, देखो कॉन्सेप्ट फिनिश। तो क्लियर हो गया सारा खेल आज का। चल, तो अच्छे से पढ़ो मेरे दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना। बाकी कोई भी डाउट आया हो तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे की कॉन्सेप्चुअल स्टोरी भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आगे काम होता है। तो बाकी मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। बाय बाय।